तो आज हम लोग जानेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? जब भी एल्गोरिदम होता है तो हमें उसके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में स्टडी करना पड़ता है कि ये जो एल्गोरिदम है जब एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा तो वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। आप देख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। जब हम एल्गोरिदम को रन करेंगे तो उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में कितना मेमोरी लगता है, वो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। बहुत ही सिंपल बात है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना टाइम लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना समय लगेगा, सॉरी कितना मेमोरी लगेगा, कितना जगह चाहिए हमें कुछ स्टोर करके, वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा या फिर कुछ एरे वगैरह हो सकता है, जो भी मेमोरी हमें यूज़ करना पड़े वो मेमोरी लगेगा। ठीक है, और टाइम तो टाइम ही है। हर ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट करता है थोड़ा थोड़ा समय तो लगता है, ढेर सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा समय हो जाता है। तो जब भी एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्पेस लगेगा। तो वही हमें समझना है कि कितना समय लगेगा और कितना स्पेस लगेगा। एक एक करके अगर हम लोग देखें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं कि कितना स्पेस लगेगा। ये हमारा एल्गोरिदम है, ये सम करता है। किसका सम करता है? एक एरे दिया होता है ए, एक एरे है, उसके जितने एलिमेंट्स हैं सबका सम करता है। एक एरे दिया हुआ है, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनका हर एलिमेंट्स का सम कर देता है एक वेरिएबल एस में। ठीक है, अब हमें देखना है कि कितना स्पेस लग रहा है यहाँ पे। तो एक वेरिएबल ये है एन, है ना। अगर यूनिट में देखें, समझते हैं कि एक यूनिट मेमोरी लगता है एक इंटेजर को, या जिस भी टाइप का है ये, इंटेजर मान के ही चलें या किसी भी टाइप मान के चलें, तो एक यूनिट लगता है मेमोरी इसे सेव करने में। एन इज इंटेजर सपोज, तो एन को के लिए हमें एक यूनिट लगा, है ना। और ए एक एरे है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं। ओके, एन एलिमेंट्स वेरिएबल है ना, एन एलिमेंट्स है, तो हमें कितना स्पेस लगा? एन स्पेस लगा। ठीक है, तो हमें एन के लिए चाहिए 1, ए के लिए चाहिए, ए के लिए चाहिए एन, और एस के लिए, एस के लिए एक चाहिए। आई भी एक वेरिएबल हमने बनाया है, आई के लिए एक चाहिए। और कोई वेरिएबल है क्या? नहीं, और तो कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे ये लूप चला है और इसको हर बार एस पहले जीरो था, जीरो प्लस समथिंग ए आई करके हर एलिमेंट को ऐड करते गए हैं और लास्ट में रिटर्न कर दिया है। ठीक है, और कोई वेरिएबल तो नहीं लगा है। तो टोटल यहाँ पे हमें कितना लगा है? टोटल स्पेस हमें लगा है 1 प्लस एन प्लस 1 प्लस 1 एन प्लस 3। ठीक है ना, एन प्लस 3। अब एन तो साइज है एरे का, एरे का साइज अगर 5 होगा तो 5 प्लस 3, एरे का साइज अगर 100 होगा तो 100 प्लस 3, एरे का साइज अगर 10,000 होगा तो 10,000 प्लस 3, है ना। वेरी सिंपल। इन अ वे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फिक्स्ड पार्ट है और एक वेरिएबल पार्ट है। फिक्स्ड पार्ट मतलब 3 और वेरिएबल पार्ट मतलब n, है ना। टोटल स्पेस जितना चाहिए था, कितना स्पेस चाहिए था हमें? n प्लस 3। तो एक n है और एक 3 है, n को हम वेरिएबल कह रहे हैं और s ये एक फिक्स्ड पार्ट भी है। फिक्स्ड पार्ट फिक्स्ड है, फिक्स्ड पार्ट फिक्स्ड है मतलब n का वैल्यू जितना भी चेंज हो, ये फिक्स्ड पार्ट तो फिक्स्ड है, हमेशा 3 ही वेरिएबल चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि जब n का वैल्यू अगर आपको 1 मिलियन हो जाएगा तो फिक्स्ड पार्ट में हमें ज़्यादा वेरिएबल चाहिए होगा, ऐसा नहीं है। फिक्स्ड पार्ट में हमें 3 वेरिएबल चाहिए, 3 ही चाहिए हमेशा। हाँ, ये वाला साइज ज़्यादा चाहिए होगा, उतना बड़ा मेमोरी स्पेस हमें चाहिए होगा उतने बड़े एरे को स्टोर करने के लिए। ठीक है, छोटा एरे है, कम स्पेस चाहिए होगा स्टोर करने के लिए। एन का साइज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, फिक्स्ड पार्ट या वेरिएबल पार्ट? हाँ, वेरिएबल पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। क्यों? फिक्स्ड पार्ट तो फिक्स्ड ही है, उतना ही लगेगा हमेशा, उतना तो हम मैनेज करके चल रहे हैं।
फिक्स्ड पार्ट के लिए, वेरिएबल पार्ट के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि n का साइज अगर छोटा होगा तो कितना मेमोरी हमें चाहिए होगा, n का साइज अगर बड़ा होगा तो अगर ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगा, तो उस हिसाब से हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जान रहे हैं। इसी तरह से अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लोग अपने एल्गोरिदम का निकालेंगे, तो एल्गोरिदम में एक्चुअल टाइम तो हमें तब पता चलेगा जब इस एल्गोरिदम के करस्पॉन्डिंग एक प्रोग्राम लिखा जाएगा और वो प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करेगा तो हमें समय का पता चलेगा कि कितना टाइम लगा। बट जब हम यहाँ पे एल्गोरिदम पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम पे सिर्फ हम स्टेप काउंट करेंगे कि कितने स्टेप्स हुए, और उसी नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस पे निकाल देंगे। हम जानते हैं कि दो अलग अलग ऑपरेशंस भी अगर होते हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेशन है, एक एडिशन ऑपरेशन है, तो उनका हो सकता है कि अलग अलग टाइम लगता हो, बट हम रफली एक उतना ही काउंट कर रहे हैं, एक ही यूनिट काउंट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप काउंट कर रहे हैं, सिर्फ कितना ऑपरेशन है। तो ऐसे समझिए, अगर कुछ कमेंट लाइन है तो उनका स्टेप काउंट नहीं कर रहे हैं, 0 होगा। असाइनमेंट ऑपरेशन है तो 1 काउंट कर रहे हैं। a इज इक्वल टू 5 लिखा है तो ये एक ऑपरेशन, a इज इक्वल टू a लिखा है, a इज इक्वल टू b लिखा है, मान लो ये भी एक ऑपरेशन है। a इज इक्वल टू b प्लस c लिखा है, ये भी एक ही ऑपरेशन है। ओके, एक ही स्टेप है। ऐसे ही में अब हम देखें लूप के बारे में। अगर एक लूप है, लूप कैसा होता है? फॉर लूप होता है। i इज इक्वल टू 1 to n। अगर ये 1 to n चल रहा है, मतलब सिंटैक्स पे नहीं जाना है, ऐसा ना बोलो कि सर सिंटैक्स तो आप गलत लिख दिए भाई। i इज इक्वल टू 1 एंड i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस है, इक्वल टू भी लिख देता हूँ, तो कहोगे सर n-1 टाइम ही चला। तो ये फॉर लूप चला। ये फॉर लूप जब चलेगा तो अंदर इसके जो स्टेटमेंट्स होंगे, वो स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे? n टाइम्स। उसी तरह से वाइल लूप भी हो सकता है। वाइल लूप भी अगर होगा तो उसका भी एक कंडीशन होता है ना। वाइल के साथ जो कंडीशन होगा, ये कंडीशन जितनी बार ट्रू होगा उतनी बार इसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसलिए जब लूप होगा तो हमें बस ध्यान देना है कि उसके कंडीशंस कितने बार ट्रू हो रहे हैं, ताकि हम कह पाएँ कि उसके अंदर के स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अंदर एक ही स्टेटमेंट्स था, लेकिन ये जो है लूप n टाइम्स ट्रू हुआ तो अंदर के स्टेटमेंट्स n टाइम्स एग्जीक्यूट हो गए, है ना। ठीक है, अगर कुछ ऐसा असाइनमेंट ऑपरेशन है जैसे a इज इक्वल टू फंक्शन, इट इज कॉलिंग अ फंक्शन, हाँ ठीक है, तो ऐसे केस में इस स्टेटमेंट का स्टेप कितना होगा? स्टेप काउंट ऑफ दिस एल्गोरिदम, है ना। ये एल्गोरिदम जो फंक्शन आपने कॉल किया है, इसका कितना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं? हो सकता है कि इसके नंबर ऑफ स्टेप्स हो n प्लस n/2, या फिर n प्लस क्या लिखूँ मैं, n+5, है ना। तो यही स्टेप काउंट होंगे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के, या फिर इस पर्टिकुलर स्टेप के। ठीक है, स्टेटमेंट के। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर हम इसे एग्जाम्पल में निकालना चाहें तो क्या पता चलेगा हमें? हमें पता चलेगा कि फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ, ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पे फॉर लूप, ये यहाँ पे एक प्रेडिकेट है जो काउंट हो रहा है। यहाँ पे हमेशा फॉर लूप अगर चलता है तो काउंट होता है कि कितनी बार ये कंडीशन ट्रू हुआ। ये कंडीशन ट्रू कितनी बार होगा? n टाइम्स। i इज इक्वल टू 1 to n अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये n टाइम्स ट्रू होगा। यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है, ये n टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि ये n टाइम्स लूप के अंदर आएंगे तो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये एक बार एग्जीक्यूट होगा। इन ए वे मैं इसे कहना चाह रहा हूँ 2n प्लस 2 वट एवर। ओके, तो ऐसे में आपने ये देखा कि यहाँ पे भी एक फिक्स्ड पार्ट है और एक वेरिएबल पार्ट है। फिक्स्ड पार्ट को हम कांस्टेंट कह रहे हैं, वेरिएबल तो वेरिएबल ही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 है और ये वेरिएबल है n है, या 2n है, या 3n है, जो भी है।
तो कांस्टेंट पार्ट कांस्टेंट रहेगा, n के वैल्यू अगर छोटा हो या बड़ा हो तो ये चेंज नहीं होने वाले हैं, ये इतने ही ऑपरेशन रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये n बड़ा होगा तो ये कांस्टेंट वाले पार्ट में कोई चेंज हो, नहीं, वो उतना ही रहेगा। जबकि वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो चेंज होगा, है ना। कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं n के हिसाब से, जितने n बढ़ रहा है नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी n के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इसलिए इसका स्टडी करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी हम लोग उस वेरिएबल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे बजाय कांस्टेंट के। ओके, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ समझना चाहें कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होता है, तो ये बस इतना ही सा है कि वो जो वेरिएबल पार्ट है हमारा, जो वेरिएबल पार्ट है हमारा, उसके हिसाब से हमारा एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। ये n का जो वैल्यू था, ये जब छोटा था तो कम कॉम्प्लेक्स था, n का वैल्यू जब बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा इसे एग्जीक्यूट करने पे, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। अगर ये n का वैल्यू बढ़ेगा तो n का वैल्यू कम रहेगा तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगेंगे। तो जिस तरह से n का वैल्यू बढ़ रहा है तो उस हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे बढ़ रहा है। ओके, क्या वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसी रेट में बढ़ रहा है जिस रेट में n बढ़ रहा है? अगर ऐसा होता तो हम उसे लीनियर कहेंगे, है ना। या फिर क्या n के बढ़ने के साथ साथ ये इस पे कोई असर नहीं है, ये हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 रहता है, सिर्फ एक ही जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं उतने ही लगता है हमेशा। या फिर n का जैसे जैसे बढ़ता है उस हिसाब से ये ज़्यादा समय लेता है। इसी को हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कहते हैं और उसी हिसाब से हम परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज किया जाए। या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को समझने के लिए क्या हमारे पास कुछ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, अगर हैं तो क्या हैं और उन्हें हम कैसे समझेंगे, ये हम लोग देखेंगे अगले बार। तब तक के लिए थैंक यू।